नमस्कार। रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 8 सीटों पर 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। पल पल के आंकड़े बदल रहे हैं और स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप जहां भी हैं समय निकालकर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। तो वहीं आपको अपडेट दे देते हैं, जहां 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार में 11 बजे तक 23.67% मतदान हो चुका है। हरियाणा में 11 बजे तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं 22.09% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 23.11% मतदान हो चुका है। झारखंड में 11 बजे तक 27.80% मतदान हुआ है। दिल्ली में 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं 21.69% मतदान हुआ है। ओडिशा में 11 बजे तक 21.30% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 27.09% मतदान हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में हर बार की तरह तेज गति से मतदान जारी है और 36.88% वोटिंग हो चुकी है। तो 11 बजे तक के आंकड़े, जहां देश भर में 58 सीटों पर 6वें चरण में मतदान जारी है। और इसी कड़ी में अलग अलग राज्यों से आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आंकड़े दिखा रहे हैं, जहां पर झारखंड में 11 बजे तक 27.80% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में भी 27.09% मतदान हुआ है। दिल्ली में 11 बजे तक 21.69% मतदान हुआ है। झारखंड में 27.80% मतदान हो चुका है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े, जहां दिल्ली में सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। इसके अलावा ओडिशा में 21.30% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 27.09% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 36.88% मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुका है। तो लगातार जो आंकड़े हैं, मतदान प्रतिशत है, बढ़ता जा रहा है। पल पल तस्वीर बदल रही है और शाम को तस्वीर साफ होगी जब देखने को मिलेगा कितना मतदान देश भर की 58 सीटों पर मिलता है। बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये सीटें, जहां लगातार 5वें चरण के बाद इस बार भी उम्मीदें हैं कि मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा, क्योंकि लगातार जो मतदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम है वो चलाए गए हैं। और 58 सीटें काफी महत्वपूर्ण। इन 58 सीटों का जिक्र करें तो इन सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था और ऐसे में अब 58 सीटों पर लड़ाई देखना दिलचस्प हो गई है कि सुर मुड़ती है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, 6वें चरण में मतदान जारी है, अब दिल्ली में मौजूद है। काफी सियासत भी यहां पर गरमाई और जिस तरीके से सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है, क्या कुछ तस्वीर सुबह से अब तक नजर आई है? कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और किस तरीके से युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग मतदाता हो, उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, मतदान की अगर हम बात करें, सुबह से लोग यहाँ वोट डालने की लाइन में लगे हुए हैं और लगातार वोटिंग हो रही है। यहाँ गर्मी की वजह से अभी कुछ मतदान हल्का जरूर हुआ है। सुबह जब हम यहाँ थे तो लंबी लंबी लाइन थी। अब थोड़ा सा मतदान में लोग कम आ रहे हैं। इसकी वजह जो है वो गर्मी है। और मतदान की हम बात करें तो लगभग 16 से 17% मतदान अभी तक दिल्ली में हो चुका है। बुजुर्ग, महिलाएं, चाहे वो हैंडीकैप हो, सभी अपना अपना मतदान करने के लिए अपने स्थल पर पहुंच रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर दिग्गजों ने भी मत का प्रयोग किया है। फिलहाल जिस तरीके से अगर सियासी रूप से तस्वीर की जिक्र करें तो क्योंकि तमाम जो दिग्गज है, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला है। जिस तरीके से आतिशी ने कल ही बयान दिया था, उसके बाद तमाम तरीके से चुनाव के समय क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या मुकाबला आप दिल्ली में इस वक्त देख रहे हैं? बिल्कुल। अभी मनोज तिवारी से हमारी बात हुई तो मनोज तिवारी ने जो स्वाति मालीवाल वाला जो मामला था उसको एक तरफ रखते हुए कहा कि यह लड़ाई भारत की है और इसमें इंडिया गठबंधन कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। ये लड़ाई इंसानियत की है, लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है। इसमें कहीं भी दूसरी पार्टियां कोई स्टैंड नहीं रखती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अब की बार जो है वोट प्रतिशत जो है वो कम चल रहा है, उसको हम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने जहां पर उनका वो है, उत्तर पूर्वी जिला है, वहां पर उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में मेरा जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा मतदान होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए मनोज, इस बार दिल्ली में काफी मुद्दों की भरमार भी देखने को मिली है, चाहे स्वाति मालीवाल का हाल ही का मुद्दा हो या इससे पहले केजरीवाल का जेल जाना हो। तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। फिलहाल तस्वीर का अगर मुकाबले का जिक्र हो तो कितना मुकाबला आप देख रहे हैं? क्या कई सीटों पर बराबरी की टक्कर भी है या फिर जिस तरीके से पिछला रिजल्ट रहा था बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है? देखिए, साफ शब्दों में ये मैं कहना चाहूंगा कि वोटर सबकी बार खुल के नहीं बोल रहा है। कोई वोटर जिस पार्टी वो लहर नहीं दिखाई दे रही है जो पिछली बार हम मोदी लहर को लेकर चर्चाएं थी, वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है।
बिल्कुल मोदी लहर देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन वो जो वोटर है ना, वो बिल्कुल शांत है। अब की बार जो वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट अपना वोट डाल के जा रहा है। पहली बार वोटर खुल के आ रहा था, लेकिन अब की बार वो स्थिति हमें देखने को नहीं मिल रही है। कई लोगों से हमने बात करी, तो बात करने के बाद साफ शब्दों में पता चलता है कि हम वोट जो है विकास को वोट कर रहे हैं। वोट हम देश के देश की रक्षा के लिए हम वोट कर रहे हैं, महिला की सशक्तिकरण को हम वोट कर रहे हैं। जी तस्वीर सियासी रूप से नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार सुबह से ही मतदान जारी है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में छठवें फेज में वोटिंग शुरू हुई 7 बजे से और लगातार जो मतदान प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है और 8 राज्यों की, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, और इनमें 58 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। शाम तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन इसी बीच हम सीधा आपको लिए चलते हैं बिहार के पाटलिपुत्र, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। जांच पड़ताल करके देख लेना, मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग घोर सांप्रदायिक है। इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये घोर सांप्रदायिक है। ये लोग घोर जातिवादी है और ये लोग घोर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं। इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है।
मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को। तो लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में सुबह से ही वोटिंग जारी है। वहीं सातवें चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय हैं और बिहार के पाटलिपुत्र पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट की अपील भी कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको आंकड़े दे देते हैं। जहां यूपी में अब तक जो वोटिंग हुई है उसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 11 बजे तक के आंकड़े आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फूलपुर में 22.85% वोटिंग, इलाहाबाद में 2.88% वोटिंग हुई है। साथ ही अंबेडकर नगर में 30% से ज्यादा वोटिंग हुई है। श्रावस्ती में 26% ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। साथ ही यूपी में अब तक 27.06% मतदान हो चुका है, जिसमें सुल्तानपुर में 28.05% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 26.35% मतदान हुआ है। फूलपुर की बात करें तो 22% से भी ज्यादा मतदान हो चुका है। इलाहाबाद में अभी करीब 20% मतदान पहुंच चुका है और इसके साथ ही अंबेडकर नगर में 30% के करीब मतदान हुआ है। वोटिंग श्रावस्ती में 26.69% मतदान हुआ है। अलग अलग आपको लोकसभा सीट से आंकड़े दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर सुबह के 11 बजे तक 27% से भी ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और ऐसे में अलग अलग लोकसभा सीट से आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई काफी दिलचस्प है, क्योंकि छठवां चरण है और 14 सीटों पर मुकाबला है। और ऐसे में लगभग 80% से भी ज्यादा सीटों पर मतदान इस बार संपन्न हो जाएगा। बाकी बची सीटों पर 7वें फेज में मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव का छठवां चरण लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और छठवें चरण में आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। जमकर त्रिकोणीय कई जगह मुकाबला भी देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में भी लड़ाई देखने को मिली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कुछ प्रभाव भूमिका इस पूरे छठवें चरण की रहेगी, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं और दोनों ही दलों का दावा है, चाहे समाजवादी पार्टी गठबंधन हो या फिर जिस तरीके से बीजेपी का दावा हो, सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। और इसी बीच कुछ दिग्गज नेताओं ने, तमाम हस्तियों ने वोटिंग की है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने मत का प्रयोग किया है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां तीसरी तस्वीर, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने मत का प्रयोग किया। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी वोट करते नजर आए हैं, लोगों से अपील करते नजर आए हैं। पांचवी तस्वीर आपको सोनिया और राहुल गांधी की दिखा रहे हैं, जहां अपने मत का प्रयोग इन नेताओं ने किया है। छठवीं तस्वीर में प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें, 6 दिग्गजों की तस्वीरें, जहां सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए हैं और सभी से अपील की गई है कि आप भी अब समय निकालकर मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति दें। 6 बड़ी तस्वीरों के साथ आपको ये अपडेट दे रहे हैं, जहां सभी दिग्गज लगातार मतदान कर रहे हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि जहां भी हैं, जैसे भी हैं, समय निकालकर अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल में मौका मिलता है। ऐसे में जरूर ये वोट करना हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सियासी स्थिति, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। साथ ही कांग्रेस से HN उपाध्याय
हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका उपाध्याय जी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से दारा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है दारा सिंह जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हैं विश्वदेव राव साहब, वो भी जुड़ गए हैं। राव साहब बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विश्वदेव राव साहब आपके पास आऊंगा, और जिस तरीके से 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, क्या कुछ मुकाबला आप देख रहे हैं इन सीटों पर? किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, और क्या कुछ आगे रिजल्ट में तस्वीर तब्दील हो पाएगी? क्या कुछ आधार आपको दिखाई देता है? ये जो रण है, इसको पूर्वांचल का रण कहते हैं, सभी पार्टियां इसको कह रही हैं जी। इसमें प्रमुख सीटें हैं जो जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सीट अगर देखें तो मछली शहर दिखती है। क्यों? उसका कारण क्या है? पिछली बार सिर्फ मात्र 181 वोट से सांसद बने थे। 181 वोट से जीत के सांसद बने थे, जो वहां से सांसद निकल के आए थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वहां का। बीपी सरोज साहब इस बार फिर लड़ रहे हैं वहीं से। वहां से एक युवा महिला चेहरा दिया गया है इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रिया सरोज, जो वहां लड़ रही है। वहां से तीसरा प्रत्याशी जो बसपा का ही है, वो भी सरोज ही है। वहां पर तीनों सरोज के बीच में लड़ाई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वहां कॉन्टेस्ट हो रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जौनपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, जहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। एक और बड़ी चीज हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखी थी कि एक वीडियो वायरल हुआ था अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा का, जिसमें भयंकर भीड़ आई थी। जो प्रचारित किया जा रहा था बहुत ज्यादा भीड़ है। वो सीट फूलपुर है। फूलपुर, इलाहाबाद, मछली शहर, ये तीनों सीटें उसी आसपास के एरिया की हैं। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक तो बहुत कम था, सबसे कम ही था यहाँ पर। लेकिन अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन उस स्तर तक नहीं बढ़ पाया है। मुझे उम्मीद है कि शाम तक अगर वो भीड़ का आकलन जैसा बताया जा रहा था, अगर उसी हिसाब से हुआ तो यह वहां भी कांटे की टक्कर मिलेगी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल राव साहब, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सभी 80 सीटों पर इस बार जाएंगे, और साथ ही सपा गठबंधन कह रहा है कि 79 सीटें पक्की हैं, बस काशी को वो छोड़ रहे हैं। तो क्या कुछ आप आधार अगर देखें तो कितना कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है? मुद्दे क्या है आपके नजरिए से? कौन सा फैक्टर है जो इस बार आपको हावी दिखाई दे रहा है? देखिए 79 दोनों बोल रहे हैं। 80 तो भाजपा 80 भी बोल रही है, लेकिन उसने एक सीट डिस्काउंट कर दी थी, रायबरेली वाली बीच में। तो ये दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। और अखिलेश यादव जी ने भी दावा किया कि 79 सीट जीत रहे हैं हम। तो ये देखिए, दावा करना और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर है। जमीन पे मुद्दे जो प्रत्याशियों द्वारा उठाए जा रहे हैं, और जो दोनों इंडिया गठबंधन द्वारा जो प्रमुख मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई बेरोजगारी वाकई मुद्दा एक है। बेरोजगारी के विषय में चर्चा जरूर हो रही है। और एक चीज चर्चा करते हुए सब लोग भूल जाते हैं कि जनता बहुत अच्छी तरह समझती है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जो वोटिंग कैसे करनी है। विधानसभा के चुनाव में जमीनी मुद्दे होते हैं, प्रत्याशी होता है, सब चीजें देख के जनता वोट करती है। लोकसभा के मुद्दों में देश सर्वप्रथम मान के चलती है जनता। तो यही मेन मुद्दा यही है मेरे। देखिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राव साहब एक महत्वपूर्ण सवाल, और जिस तरीके से हमने 2019 का लोकसभा चुनाव देखा, 14 की बात हुई, जो मोदी लहर की चर्चा हुई थी, वो इस बार उतनी स्तर पे तो नहीं हुई है। तो इस बार शायद कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या वाकई में अभी वो स्थिति देखते हैं कि मुकाबला क्या होगा वो 4 तारीख पर निर्भर करता है, या अभी से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, अंदाजा लगाने की बात अगर आप कहें तो सभाओं में भीड़ का आकलन वोट में तब्दील नहीं हो रहा है। ये तो सबसे पहला आकलन है। तो 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी के लिए सबसे कठिन चुनाव 2019 था। 2014 में तो लहर मानी गई थी। 2019 में ये बोला गया था कि दो जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उनका वोट परसेंटेज ही करीबन 35% के आसपास मिला के आया था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो मेरा आकलन तो यही है कि 2019 ज्यादा कठिन चुनाव था भाजपा के लिए। 2024 में जो रण हुआ है, शुरुआती दौर में ही एक चर्चा उठ गई। प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा में कह दिया कि 400 पार, तो उन्होंने कल परसों के एक इंटरव्यू में हमने सुना भी कि उन्होंने तो ये प्रचार किया, और वाकई ऐसा प्रचार हुआ कि
बाकी सब विपक्षी पार्टियां उसी प्रचार में ही फंस गई कि 400 तो नहीं आ सकती, लेकिन जादुई आंकड़ा तो 272 है। तो पहले 3 फेज में हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज जरूर कम हुआ, तो ये मिला जुला असर आया है। विपक्ष का जो बयानबाजी भी आ रही है और जो मुद्दे भी उठा रही है, वो थर्ड फेज के बाद ज्यादा प्रभावी हुए हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। तो वोटिंग परसेंटेज जितना बढ़ता जाएगा उतना विपक्ष को थोड़ा फायदा होने की उम्मीद मैं लगा सकता हूं, लेकिन जितना अगर कम होगा तो मुझे लगता है कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं आएगी, पुनः भाजपा को ज्यादा फायदा। निश्चित तौर पर देखिए, कई इसको लेकर भी विपक्ष कई फॉर्मूले देते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम है तो वो उनके हक में जा रहा है, अगर बीजेपी को चिंता है। हालांकि सभी दल मंथन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़े। हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सीधा मैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन पर आऊंगा मैं बीजेपी से, क्योंकि लगातार आप 5वें 4थे चरण में हमने चर्चाएं की विवेक जी, और जिस तरीके से अब हम 6वें चरण पर पहुंचे हैं, तमाम तरीके से वही आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया है। लेकिन आपने दिल्ली में जो आज की जो मतदान हो रहा है दिल्ली में, तमाम तरीके से वो बयान सामने आए कि आरोप लगाए गए कि जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा है, उनको आदेश दिए हैं कि जो भी यहाँ के जहाँ पर भी क्षेत्र हैं जो विपक्ष के दलों के जो वोट बैंक है वहाँ पर कम वोटिंग हो, स्लो वोटिंग हो, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए, ऐसे आदेश दिए गए हैं। साथ ही अब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाए हैं कि बुजुर्गों को वोटिंग करने में देरी करवाई जा रही है, प्रशासन उनको कहीं ना कहीं देरी हो चुनाव में, इस तरह की स्थितियां बना रहा है। तमाम आरोपों के साथ आज का मतदान शुरू हुआ है, क्या कुछ आप कहेंगे विवेक जी? देखिए ऋषभ जी, उत्तर प्रदेश की सीटों पे चुनाव हो रहा है, इन सीटों पे विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है। कई बार से विपक्ष का यहाँ खाता नहीं खुला है, और हमारा होमवर्क लाभार्थी वर्ग से संवाद कार्यकर्ताओं की टीम जी पूरी कंप्लीट है। हम इंडी गठबंधन के किसी बयान से चिंतित नहीं है। गाल बजाने पर टैक्स नहीं लगता। इंडी गठबंधन चाहे कितना गाल बजा ले, उसे खूब मालूम है कि जमीनी हकीकत क्या है। हमने नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट जीतकर देने का वादा किया है। हम उसके लिए संकल्पित है और जमीन पे काम कर रहे हैं। कोई गठबंधन, कोई इधर उधर की बात हम नहीं करते। फूलपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज जिनका भी जिक्र हो रहा था, धीरे धीरे परसेंटेज वहां वोट का बढ़ रहा है, लोग निकल रहे हैं। ये बात सत्य है कि इस बार इस तरह की गर्मी पड़ रही है, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा, इसकी वजह से थोड़ा मत का प्रतिशत प्रभावित हो रहा है, फिर भी लोग निकल रहे हैं। और ये वो वर्ग है जिन्हें मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जिसे आवास मिला, जिसे इज्जत घर मिला, जिसे आयुष्मान योजना का कार्ड मिला, जिसे मुफ्त राशन मिला, तो लाभार्थी वर्ग डेवलप हुआ है, वो सीधे संवाद में है। उसको मालूम है कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, इस देश पे 60 साल राज किए, अपने शासन में तो गरीब आदमी का खाता नहीं खुलवा पाए थे बैंक में। गरीब आदमी उनके शासन में बैंक में पैर रख के घबराता था, और हमने तो बुला बुला के खाते खोले। आज उन्हीं खातों के दम पे दिल्ली से चला पैसा सीधे। लेकिन विवेक जी, विपक्ष कह रहा है कि जो गरीबी के आंकड़े आप देते हैं वो जमीन पर तो बदले नहीं, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब भी बिल्कुल अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है आगे बढ़ने में। महंगाई का मुद्दा काफी जमकर घूमा है, विपक्ष ने पूरा इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए, विपक्ष किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के प्रति दोगला चरित्र रखता है वो जनता को खूब मालूम है। यही विपक्ष है कि संसद से ईडी सीबीआई के विरुद्ध बहिर्गमन किया था। विजय चौक पे आते आते उनके हाथों में बैनर महंगाई और बेरोजगारी के हो गए, और हिमाचल की सरकार बनी तो मंत्रिमंडल विस्तार के 24 घंटे पहले आधी रात को डीजल पेट्रोल पे स्टेट बेट बढ़ा दिया।
कि बच्चे को मालूम है कि स्टेट बैंक बढ़ाने से डीजल पेट्रोल पे महंगाई बढ़ती है घटती है। पत्रकार में तो बैठे हैं, विस्तार से बता देंगे। और बेरोजगारी कालम राजस्थान में पूछिए मत क्या था जब उनकी सरकार थी। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, किसी को कुछ बताना नहीं। आज ये वो जनता नहीं है जो नेहरू जी के कहने सदन में दोनों हाथ उठाती थी। वो जनता है जो आज सोशल मीडिया और तमाम संचार माध्यमों के संपर्क में है और पल पल की खबर रखती है। पब्लिक है, सब जान चुकी है। अब उसको कांग्रेस भाजपा के बीच का अंतर अलग से समझाने की जरूरत है। ठीक है विवेक जी, देखिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे कि कितनी सीटों पर आश्वस्त हैं आप इन 14 सीटों में से? क्या कुछ आपका आकलन है? ऋषभ जी 14 की 14 सीटें हम जीत रहे हैं जी। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 14 की 14 सीटें आप जीत रहे हैं और जिस तरीके से दारा सिंह जी लगातार आप भी दावे कर रहे हैं और जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि बुजुर्गों को रोका जा रहा है वोटिंग करने से, आरोप से आपने शुरुआत की है। इसके पहले कई जगहों पर ईवीएम का एक पारंपरिक आरोप लगाते आए हैं आप बीजेपी पर। तो जिस तरीके से आज की 14 सीटें हैं, क्या कुछ आपका आधार है या फिर आरोपों के इर्द गिर्द आज का दिन मतदान गूंजेगा? दारा सिंह जी। जी दारा सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? दारा सिंह जी, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? कोई तकनीकी खामी है शायद, इसलिए आवाज मेरी नहीं जा पा रही है। लेकिन सीधा उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा। हमने इससे पहले भी चर्चा की है और आज का दिन अगर आप गठबंधन में है तो किस तरीके से देख रहे हैं 14 सीटों पर? क्या कुछ आपका कितने आश्वस्त है, कितनी सीटें आपको मिल रही हैं और क्या कुछ आधार आप बताएंगे? उपाध्याय जी। ऋषभ जी, आपको आज की वोटिंग पर डिबेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, जहां तक आप यूपी की बात कर रहे हैं, हमारे विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा के जो प्रवक्ता है बड़े भाई, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी खाता खुलवा दिए गरीबों का, बैंक में कांग्रेस के समय जा नहीं पाते थे। आपको मालूम है 1969 के पहले पूंजीपति जो इनका बहुत बड़ा वर्ग है, जिसके समर्थक हैं कारपोरेट जगत के, उनके हाथों में बैंक की सिस्टम थी। लेकिन इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। पहले गरीबों को ही ध्यान में रखकर उन्होंने बैंक का द्वार खोला और बैंक इसलिए उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया कि जो सूदखोरी और इससे परेशान थे, ब्याज के वजह से आत्महत्याएं आदि कर रहे थे, तो बैंकों का द्वार तो हमारी सरकार ने खोला। महंगाई की बात कर रहे हैं ऋषभ जी, आज जो है 1100 लगभग सिलेंडर हो गया, जो तमाम डिबेट में आप सुन ही रहे हैं। ठीक है उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा ये भी बता दें कि जो फटाफट महंगाई और जो बेरोजगारी या कहें कि गरीबी कम होगी वो कैसे होगी, उसका फॉर्मूला भी आप यहाँ बता दें। और प्रति व्यक्ति आय हमारी घटी है जी उपाध्याय जी, बढ़ रही है। महंगाई हर मुद्दा है। आप जितने भी पत्रकार हमारे साथी जो मतदान देने जा रहे हैं, वो अगर विकास की बात तो कर रहे हैं तो राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं। उपाध्याय जी, एक अच्छा फॉर्मूला आपके नेता ने दिया था, फटाफट आप गरीबी हटा देंगे। मैं चाहूंगा उसको भी थोड़ा एक आप प्रकाश डालें और उसको भी थोड़ा बताएं क्या वो फॉर्मूला है, जिस तरीके से उसकी पर चर्चा काफी हुई है, क्योंकि गरीबी का आपने जिक्र किया है। सब जी आवाज हमारी सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जहां तक आपने बात कही 14 सीट, जैसे कि विवेक जी कह रहे थे कहां से 14 सीट जीत रहे हैं, 14 सीट हम जीत रहे हैं। हर सीटों पर टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। जिस सीट पर कहिए, मछली शहर में हम केवल 100 वोट से हारे थे, वो इस समय हम लाखों वोट से जीत रहे हैं। आजमगढ़ उपचुनाव भले हार गए थे विभिन्न परिस्थितियों से, वो हम जीत रहे हैं। सभी 14 सीट पर हमारे प्रत्याशी इस समय लगभग आगे चल रहे हैं और कथित चुनौती दे रहे हैं लोगों को। यही दावे तो कांग्रेस ने जिस तरीके से 2019 में देखने को मिले थे, यही दावे 19 में थे। आज आप गठबंधन में हैं जरूर ये कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनी थी पिछली बार भी। 19 में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने आम भारत जोड़ो यात्रा करके आम मतदाताओं से मिलकर घोषणा पत्र नहीं बनाया था। हालांकि 19 का भी घोषणा पत्र बहुत बढ़िया था, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाया था। इस बार का जो हमारा न्याय पत्र है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घर घर पहुंचा दिए। दूसरी बात, और 19 में पुलवामा का जो तथाकथित हो गया मामला, जो हमारे शहीद हो गए जवान, उससे राष्ट्रवाद का जो वेग था, उससे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये दब गया था। ये दो प्रमुख मुद्दे थे। 19 में ही हम इनको हरा देते। अब 24 में जिस तरह से ये संविधान की संरक्षण की बात हो रही है, संविधान की रक्षा की बात हो रही है,
महिला सुरक्षा की बात हो रही है, महिलाओं को प्रति साल 1 लाख रुपया देने की बात हो रही है, पक्की नौकरी की बात हो रही है, किसानों का आय दुगनों की बात हो रही है, सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर की समाप्ति की बात। ठीक है आज हमारा ठीक है, आपने तमाम मुद्दे उठाए, मैं राव साहब के पास जाऊंगा, लेकिन विवेक जी एक क्विक रिएक्शन आपका। दुखद है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, इन सब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है जो हमारे जनमानस को जो है ज्यादा झकझोर दिया है। ठीक है, आप ये मुद्दे लगातार उठाते आए हैं, लेकिन देखिए इससे पहले भी मुद्दे आपने उठाए थे, लेकिन बात कई विधानसभा चुनाव में हुए हैं, उसमें भी परिणाम देखने को मिले हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो काफी जो आपका जातिगत वोट बैंक भी है वो भी कई बार काम होते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं देता जो गठबंधन का वोट बैंक है। विवेक जी, मैं आप पर आऊंगा, कोई रिएक्शन आपको चाहूंगा जी। हाँ, ऐसा है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, ठीक है उपाध्याय जी, जैसा कि आप ठीक है। जानते। हाँ, मैं आता हूँ विवेक जी से, कोई रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, किससे, हमसे कह रहे हैं? जी बिल्कुल, विवेक जी से सवाल है मेरा, जो आपने तमाम आरोप उन पर लगाए, जो बातें कही, मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया वो दे दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी विवेक जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर जी, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, यहाँ तक तो सही है, लेकिन खाते अगर गरीबों के खोले होते तो राजीव गांधी को ये नहीं कहना पड़ता कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसा आप तक पहुंचता है। अगर गरीब के खाते इन्होंने खोले होते तो हमें जनधन योजना जनधन के नाम पर करोड़ों रुपए आपने जो है कटौती कर लिया बैंकों ने, तो अपने जेब भर लिए। न्यूनतम खाते पे आपकी कटौती कितनी, न्यूनतम खाते से अपने जेब भरे हैं? अरे भाई, सुनने का आदत डालो, आप बोले, मैंने आपको टोका नहीं, आप जितना बोल रहे थे मैंने सुना, जवाब भी ले लीजिए। हम पैसा अगर 1 रुपया भी भेजते हैं तो पाई का हिसाब रखते हैं, और जो आज कह रहे हैं कि हमने लोगों को कर्ज से निकालने के लिए राष्ट्रीयकरण किया था, एक भी किसान को, गरीब को बैंक कर्ज नहीं देता था। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में की थी, साहूकारों के कर्ज के जाल से किसानों को बचाने के लिए। इन्होंने किसी गरीब का खाता अगर खोला हो तो बता दें। आज अगर हम जनधन योजना में खाते खोले हैं, जन जन तक बैंकों की पहुंच हुई है, तो इसकी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाता है, आप उसमें गाल बजा कर कुछ कर नहीं सकते। ये चीजें बहुत साफ है, जो एक लाभार्थी वर्ग। ठीक है विवेक जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूं, और दर्शकों को कुछ हमें अपडेट देनी है। जिस तरीके से लगातार चुनाव की वोटिंग बढ़ती जा रही है, इस बीच आपको हम अपडेट दे दें, जहां पर अंबेडकर नगर से अपडेट सामने आई है, 6वें चरण को लेकर वोटिंग जारी हुई है और सभी बूथों पर वोटर्स की लंबी लाइनें लगी देखने को मिल रही है। मतदाताओं में मतदान को लेकर भी काफी उत्साह नजर आया है। आपको आंकड़े अंबेडकर नगर से भी दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। चुनाव सकुशल संपन्न कराने पुलिस बल भी तैनात है और लंबी लंबी कतारें अंबेडकर नगर में मतदाताओं की देखने को मिली है। लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील भी तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो करते नजर आए हैं, और तमाम तरीके से जो वोटर्स है वो भी जागरूक नजर आए हैं, क्योंकि पिछले जो 5 चरण रहे हैं काफी अपील की गई है, जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। और इसी बीच हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। बुजुर्ग मतदाता हो, युवा हो, महिला मतदाता हो, लगातार वोट कर रहे हैं, और इसी कड़ी में जो वोटिंग प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है। 11 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, तकरीबन 30% से ज्यादा मतदाता वोट कर चुके हैं, और लगातार ये आंकड़ा और भी आगे बदलता जा रहा है। और इस बीच दिल्ली से खबर, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का दावा, 7 सीटों पर वे इंडिया गठबंधन जीतेगी चुनाव। अपने परिवार के साथ देवेंद्र यादव ने वोटिंग की है, दिल्ली की जनता से वोट देने की अपील की गई है, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ये अपील की है कि लोग वोटिंग करें, और साथ ही 7 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव करते नजर आए हैं। कि मुझे पूरा विश्वास भी है कि इस लोकतंत्र को बचाने की जो हमारी लड़ाई है, इस कहीं ना कहीं इस ट्रेंड से उसको मजबूती मिलेगी, और पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन से इंडिया गठबंधन के सभी कैंडिडेट्स हैं उनको जीतने में कामयाब होंगे। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से इस समय यही कहना चाहता हूँ कि अपने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। गर्मी हो सकती है, कुछ और परेशानियाँ हो सकती हैं।
और भदोही में छठवें फेज को लेकर वोटिंग जारी है। केंद्रों पर वोटर्स की संख्या बढ़ी है और गर्मी के चलते जल्दी वोटिंग करने पहुंचे मतदाता। वोटिंग को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। चुनाव में महिलाओं में जागरूकता देखी जा रही है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट करती नजर आई हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां गर्मी के चलते वोटिंग जल्दी करने पहुंचे मतदाता और वोटिंग प्रतिशत बढ़ता नजर आया है। लोगों में उत्साह भी है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। वोटिंग को लेकर प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम में दुरुस्त नजर आया है। और लोकसभा के छठवें चरण के लिए मतदान जारी है। बस्ती में चल रहा है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान। कुछ ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, तत्काल बदलकर मतदान संपन्न कराया जा रहा है। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लोकसभा की छठवें चरण में मतदान लगातार जारी है और बस्ती में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। कुछ ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन कुछ ईवीएम खराब होने के बाद तत्काल बदलकर मतदान संपन्न कराया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो, तमाम तरह की व्यवस्थाओं में दुरुस्त रूप से लगा हुआ है। और लखनऊ से खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मतदान की अपील की है। मतदाताओं से अपील की गई है, जनता से अपील करी, मतदान पहले फिर जलपान। मायावती ने अपील करती नजर आई है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करें, मायावती ने की अपील की है। तो आपको अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं जहां मतदान जारी है, आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। 11 बजे तक के आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं, जहां 30% के करीब मतदान हो चुका है। कई जगह 20% है, 25% है, तो लगभग 20 से 30% मतदान अन्य कहीं के लोकसभा क्षेत्रों पर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में कुल 11 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। वहीं तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिबेट पर वापस लौटेंगे, जहां पर तमाम जो मेहमान अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन सीधा मैं जाऊंगा विश्वदेव राव साहब, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से चर्चा अभी तक इस डिबेट में हमारी हुई है, हमने गरीबी का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र हुआ है, और मायावती ने भी अभी हाल ही में ट्वीट किया है। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि जो भी वोटर से अपील करते हैं सभी वोट करें और बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर वोट करने जाए। तो ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण है, कितना फर्क इस बार पड़ा है, क्योंकि विपक्ष ने, गठबंधन ने जमकर मुद्दों को उठाया है। क्या इन मुद्दों के जरिए, इनको आधार बनाकर विपक्ष मुकाबले में आगे लड़ाई में देखने को मिल सकता है? जी राव साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही। आप विश्वदेव राव साहब आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, अब आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मायावती ने भी अभी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सभी से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जो मतदाता है, जनता है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करे, और इसी मुद्दों को विपक्ष ने जमकर उठाया है। क्या ये मुद्दे इस बार आपको लोकसभा चुनाव में हावी होते दिखाई दिए? ऋषभ भाई, इन सब मुद्दों का बिल्कुल चर्चा जरूर है जनता के बीच में, लेकिन एक प्रमुख बात जो हम लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर भी इस बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के दल के सहयोगी थे विधानसभा के चुनाव में, और इस बार उनको बीजेपी ने उनको अपने साथ जोड़ा है पूर्वांचल के इस रण में कि वो जीत दिलवाए वहां। तो उनका काफी हाथ होगा। समाजवादी पार्टी के एक बहुत छोटे दल है, महान दल करके, उसका भी समर्थन मिला था, लेकिन उसने भी पिछले महीने ही छोड़ दिया समाजवादी पार्टी को, और वो भाजपा को बिना शर्त उन्होंने समर्थन दे दिया। वहीं पर एक निषाद समाज के जो संजय निषाद जी है, निषाद पार्टी, वो भाजपा के साथ है। तो ये जो वर्ग है यहाँ पर बसपा की ये सीट मानी जाती थी शुरुआती दौर से। ये जो 14 सीट अभी हैं और अगले फेज में भी जो सीटें बची हैं उसमें, तो यहाँ पर बसपा का कहना बिल्कुल लाजमी आ जाता है। एक्सपर्ट जो मायावती जी ने कहा कि बढ़ चढ़ कर समर्थन दीजिए और हमारे ये मुद्दे हैं, तो ये कहीं ना कहीं त्रिकोणीय फाइट बनाने की कोशिश है उनकी तरफ से। एक बात जो आकलन हम लोग को करना चाहिए ऋषभ भाई, वो ये है कि क्या जनता जो ये बोला जा रहा है इंडिया गठबंधन द्वारा, ये वोट दे रही है, जनता बड़ी उपेक्षित हो गई है और ये सारे मुद्दे हैं, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 2022 की विधानसभा में 37 साल बाद
एक मुख्यमंत्री रिपीट हुआ था, योगी आदित्यनाथ। उसका ऐसा मुद्दा था लोग की कानून व्यवस्था। और पिछली बार भी और 2014 से लेके अब तक लोकसभा चुनाव में हमने देखा है पुरजोर तरीके से कि कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। तो देखना होगा कि 2 साल में क्या उत्तर प्रदेश में यह आलम हो गया कि अगर इंडिया गठबंधन की अच्छी सीटें आई, अच्छी फाइट हुई, तो ये देखना पड़ेगा कि 2024 में क्या 2 साल के अंदर ये कानून व्यवस्था का मुद्दा दरकिनार हो गया या अभी भी प्रभावी है। इसके अलावा एक और आज के चुनाव के दौरान ही एक बड़ी घटना होने वाली है बनारस में, जहां डिंपल यादव और प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। ये दोनों महिलाएं पहली बार इस पूरे चुनाव में मिलकर एक रोड शो कर रही हैं, जो और वो भी प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र में, जहां से प्रधानमंत्री सांसद है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट बन रहा है छठे फेज में। जी निश्चित तौर पर देखिए, काशी को लेकर भी हमने बयानबाजी देखी। संजय राउत ने बयान दिया था और शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, काफी लगातार चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने बयान दिया था कि काशी में प्रधानमंत्री मोदी को मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से उनका कहे कि जनता से लगाव है, भावनात्मक तस्वीरें हमने देखी हैं और जो पिछले 2 चुनाव के नतीजे रहे हैं उसमें तो ये कहीं ना कहीं बातें हवाबाजी साबित होती है। लेकिन दिलचस्प हो जाता है सियासी रूप से बयानबाजी देखना। लेकिन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दारा सिंह जी, लगातार आप बड़े देर से इंतजार कर रहे थे, धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को आप सुन रहे थे। कोई तकनीकी खामी भी थी, आपसे चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरीके से हम चर्चा में पहुंचे हैं, गरीबी को लेकर आप तमाम तरीके से मुद्दे उठाए हैं, लेकिन जिस तरीके से विवेक जी कह रहे हैं कि तमाम तरीके से जो आप दावे करते आए हैं गरीबी दूर करने को लेकर, आपकी इतिहास में देखें तो आप ही की सरकार ज्यादा समय तक रही। जिस तरीके से गठबंधन का आप साथ है, कांग्रेस की सरकार रही। अगर आप गठबंधन में साथ में इस बार हैं तो आप जो दावे कर रहे हैं उनका आधार क्या कुछ है? और जिस तरीके से आपके आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आज आरोप लगाते नजर आए हैं कि बुजुर्गों को मतदान करने से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो गया। इससे पहले ईवीएम एक बड़ा आरोप का जरिया रहती थी, अब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुजुर्गों को रोका जा रहा है। तो क्या कुछ फिलहाल स्थिति आप देख रहे हैं और जो आरोप कहे हैं उनकी क्या वजह आप देख रहे हैं? प्रणाम जी, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा मोबाइल हैंग कर गया था जी। देखिए, लोकतंत्र का चुनाव संविधान बचाने के लिए, देश के नौजवानों को नौकरी देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा को आप लोगों ने देखा किस तरह से इन्होंने तार किया। मणिपुर में पूछ लोगे तो भारतीय जनता पार्टी के डिबेट भाग जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो आरोप पिछली सरकार पे लगा रहे हैं, इनको जनता ने दोबारा दर्शन अपना वोट देकर इनको लाया ताकि ये संविधान से लेकर विधानसभा में अपनी गरीबी को जो ये जनता की है उसको दूर कर सके। मगर इन्होंने क्या किया? उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। वैक्सीन पे हम लोगों को मौत के मुंह में डालकर अपना चंदा ले लिया। पाकिस्तान से जो RDX 300 किलो आता है और उसके बाद जब हमारा देश में पुलवामा हमला होता है उसके बाद वहां से चंदा लिया जाता है। इन चीजों को आज भी एक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद ये एक कहानी छोटी सी समझाएंगे, सबके समझ में आ जाएगी कि एक लड़के की बारात जा रही होती है, उसमें एक फूफा होते हैं और फूफा बात पे नाराज होता है। अरे मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि कपड़ा पहन लो, अरे मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि मुझे गाड़ी पे बैठ लो, अरे मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि मैं खाना खा लूं तो खा लूं। तो भारतीय जनता पार्टी वही फूफा है कि इनको बार बार बताना पड़ेगा कि भैया फलाने जगह दंगा हो रहा, आपको रोकना है, फलाने जगह लोगों की गरीबी से बेहाल है, उनको मदद कीजिए। आप बता दीजिए, पेपर 18 लीक करने के बाद और ये भारतीय जनता पार्टी अभी आपको नेहरू जी के पास लेके चली जाएगी। अरे नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रह गए। उन्होंने जो कानून बनाए, अगर आपको गलत लगता था तो आप विरोध किए और जो सही है उन पे तो चलो। अब नेहरू जी ने इतनी फैक्ट्रियां बनवाई थी, आप उनको क्यों बेच डाल रहे हैं? आप बताइए, उन्हें निजीकरण क्यों कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी वही फूफा है कि सिर्फ लाछन लगाने वाला और काम कोई नहीं करना। 10 साल में अगर इनसे पूछ लिया जाए भैया कि एक ITI बता दीजिए कहाँ बनवाएं आप एक बता दीजिए विश्वविद्यालय कहाँ बनाएं, आप एक बता दीजिए एक्सप्रेसवे कहाँ बनाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? नेहरू जी को ले आएगी, गांधी जी को ले आएगी। लेकिन ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, लेकिन अगर देखिए फिलहाल की आरोप लगा रहे, अब आप सोचिए आरोप ये कब तक लगेंगे? जनता
ने आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाया और आप है कि कपड़े बदलने में पड़े हुए हैं, आप है कि पाकिस्तान में बिरयानी खाने में मस्त हो, आप हो कि आरक्षण विरोधी बातें करते हो, आप हो कि बार बार हिंदू मुस्लिम लेकिन करने की दारा बात सिंह जी, जो ठीक है, आप ठीक है ये बात कहेंगे, विवेक जी इस पर बेहतर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश में आपके जमीनी आधार की करें, विधानसभा चुनाव में अच्छी स्थिति है, जो जनता की भीड़ हम देख रहे हैं अखिलेश और राहुल गांधी की सभा में पहुंच रही है, वो लोकसभा में उतना वोट बैंक आपका सीटों में तब्दील नहीं हो पाता है। तो अगर इस पर देखा जाए तो किस तरीके से लड़ाई आप देंगे, जो आधार आपका है वो क्या कुछ आप बताएंगे? देखिए, मैं सिर्फ साइकिल चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं 69,000 शिक्षक, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं जो पेपर लीक हुए वो युवाएं, भारतीय जनता पार्टी से वो लोग लड़ रहे हैं जो विधानसभा के सामने न्याय ना पाने पर महिलाओं ने आग लगा लिया था, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा मणिपुर, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे जो सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा में उनके परिवार वाले। अब भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि आपने 10 सालों में ऐसी कारनामे क्यों किए कि जो ये लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी बता दीजिए क्या कुछ ऐसे कारनामे रहे जिसके चलते लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जब भी चुनाव में मुकाबले की बात आती है आप नेहरू पर पहुंच जाते हैं, तमाम तरीके से इतिहास की बातें करने लगते हैं, जो उनका औचित्य उतना रह नहीं जाता है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बंगले में महिला सांसद को पीटने वाले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में शर्म नहीं आई। वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मणिपुर चले जाएंगे, जो अपने बंगले में 45 करोड़ के बंगले में अपनी पार्टी के सांसद को पिटवा रहा है, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके खिलाफ बोलने के लिए मुंह में शब्द नहीं है, और मणिपुर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा मणिपुर के मामले पर ठप करेंगे, जो विधानसभा मणिपुर में एक होमगार्ड के ट्रांसफर का अधिकार नहीं रखती, और जिसके बगल बैठ रहे हैं वो अपने बंगले बुला के अपनी पार्टी की सांसद को पिटवाता है, उसमें शर्म नहीं है। इनकी शर्म भी सिलेक्टेड होती है, इन्हें दर्द भी सिलेक्टेड होता है, इन्हें संदेश खाली के लिए दर्द नहीं है। कर्नाटक में आदिवासी महिला को नंगा घुमाया गया, उसके लिए दर्द नहीं है। बिहार में जब इनके सहयोगी सरकार में थे, महादलित महिला को 1500 रुपए के लिए दंगा घुमाया गया, कोई दर्द नहीं है। संदेश खाली पे बोलने के लिए शब्द नहीं है। इनकी शर्म, इनका दर्द सब सिलेक्टेड है। हम ऐसे सिलेक्टेड दर्द वालों को सिरे से खारिज करते हैं। हम साफ कहते हैं कि हमें पूरे भारत की माताएं बहनें हमारी हैं, अगर उनके साथ कहीं गलत होता है तो हम इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं, और उसके लिए हम अफसोस है। और हमने किया, मणिपुर में 3 दिन गृह मंत्री कैंप किए, 3 बार गए, और मणिपुर की जो समस्या है वो कोई आज की नहीं है। फिर एक रंग नेहरू का नाम ले लिया, वो नेहरू के समय से चली आ रही। तो जो आपने देश को, आपका जो पाप है जो धो धो के साफ कर रहे हैं, उसका जिक्र करना हमारी मजबूरी होती है। ठीक है, देखिए समय हमारे पास कम बचा है, मैं चाहूंगा उपाध्याय जी एक क्विक रिएक्शन आपका दें फिर, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है। उपाध्याय जी अभी बात कर रहे थे आप हमारे बनारस की, जैसा कि राव साहब कह रहे थे, बनारस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्योटो बनाने का वादा किया था। बनारस में गंगा माँ का बेटा कहे हमको बुलाया है, और गंगा माँ में इतनी गंदगी है, आज तक सफाई कार्यक्रम नहीं हो पाए। अभी आज ही एक बीएचयू के प्रोफेसर थे जिन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के थे, वहां उन्होंने बेड की समस्या के लेकर अनशन कर रहे थे, उनको निलंबित कर दिया गया। तो बनारस की स्थिति भाई बहुत खराब है। इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय जी हैं, एक इतिहास रचेंगे। प्रधानमंत्री जी चुनाव हारने जा रहे हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक जो है ऐतिहासिक काम होगा इस बार। भाजपा को पता चलेगा कि उनके शीर्ष नेतृत्व किस तरह से पटकनी खा रही है। दूसरी बात कि आप कह रहे थे कि हमारे जो विवेक भाई साहब कह रहे थे नेहरू जी, इनका यही काम है इतिहास को गाली देना। नेहरू जी ने कितने कम संसाधन में देश का इतना विकास किया, ये आज तक इन्होंने अगर एक जो है भाखड़ा नांगल बाग की परियोजना में जितना पैसा लगा,
आज तक इन्होंने 10 साल में उतनी परियोजना में कोई पैसा नहीं लगाया, न कोई कारखाना लगाया, ठीक है। न कोई देखिए, कंपनी बहुत चर्चा लगाया, इस पर एक न लंबी कोई बहस इस पर हो रोजगार सकती है, लेकिन दिया। तो समय हमें स्थिति इतनी बहुत ही खराब है। इजाजत देता है। को इंडिया ठीक है, गठबंधन की सरकार हाँ ठीक है उपाध्याय जी, आपकी बात हमने सुनी, तमाम मेहमानों की बातें सुनी, लेकिन समय हमारे पास इतना ही और चर्चा इस पर की जा सकती, चर्चा हम आगे करेंगे। कल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा राव साहब आपका, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, और बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, दारा सिंह जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जो छठवें चरण में मतदान प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है, और आपको इस चर्चा में भी देखा तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपने अपने दावे, चाहे विपक्षी गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, अपने अपने दावे सभी के हैं, लेकिन जो चुनावी में प्रत्याशियों की किस्मत है वो आज कैद हो रही है छठवें चरण में, और सभी की किस्मत का पिटारा 4 जून को खुलेगा। तभी यह तय होगा किसके दावे कितने काम आए हैं और कितना जमीनी आधार इन दावों का दिखाई देता है। लेकिन तमाम जो अपडेट है आप लगातार आपको दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर से इसी बीच अपडेट सामने आई है, जहां जालेखोर में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। 20 दिन पहले ही बैनर लगाकर बहिष्कार किया गया था, जिम्मेदारों ने नहीं दिया इस ओर कोई भी ध्यान। जोलेखार गांव में करीब 1000 मतदाता हैं जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। सिद्धार्थनगर से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां जोलेखोर में चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है। 20 दिन पहले ही बैनर भी लगाकर बहिष्कार किया गया था और जिम्मेदारों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जोलेखार गांव में करीब 1000 मतदाता हैं जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। ये ग्राम जालेखोर डुमरियागंज क्षेत्र में आता है और हम लोग मतदान का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से निकलने का मुख्य मार्ग जो है बहुत बुरी तरह जर्जर, उसमें आने जाने लायक नहीं है। यदि कोई संबंधित अधिकारी आकर के हम लोग को लिखित में आश्वासन दे तो हम लोग मत कर देंगे। चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों के गांव में भयंकर आग लगी थी, जिसकी सूचना जो है वो सभी अधिकारियों को दिए गए, जिसको सबकी सूचना मिल गई, लेकिन आज तक कोई अधिकारी ने उस पर कोई अमल नहीं। सबसे बड़ी समस्या जो सड़क की मांग की गई थी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अधिकारी ने हम लोगों से संपर्क किया और ना ही कुछ आश्वासन तक नहीं दिया, मिलने के लिए नहीं आए। इसके हम लोगों को आज मतदान का बहिष्कार करना पड़ रहा है। हम लोगों की जो मांग है इसकी को पूरे अधिकारी को मतलब जाने जिले स्तर से दिया है। आज तक किसी अधिकारी ने कोई कार्य नहीं किया, हम लोगों की कोई सहायता नहीं किया, यहाँ तक नहीं आए। आज 25 को सबको क्यों भेज रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? और इसी बीच सुल्तानपुर से खबर, जहां शहर की मॉडल बूथ पर मतदान जारी है। ग्रामीण अंचल के सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। जिला अधिकारी और एसपी ने मतदान किया है। राजकीय इंटर कॉलेज के मॉड्यूल बूथ पर वोट डाला है। अर्धसैनिक बल के सुरक्षा घेरे में मतदान, जिला अधिकारी ने वोट डालने का आह्वान किया है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां जिला अधिकारी और एसपी ने अपने मत का प्रयोग किया है। वाराणसी यानी काशी से खबर, जहां प्रियंका और डिंपल यादव का वाराणसी में रोड शो। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगी। अजय राय के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। रविदास मंदिर से रोड शो शुरू होगा और दुर्गा मंदिर दुर्गा कुंड में संपन्न रोड शो होगा। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण की 14 सीटों के लिए घमासान तेज हो गया है। इस चरण के लोकसभा चुनाव में 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 146 पुरुष मतदाता हैं, 16 महिला हैं और यूपी में इन सीटों पर चुनाव हो रहा है। इनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही सीट शामिल है, जहां पर मतदान भी किया जा रहा है और इन पर जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में जमकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो लगातार इन 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। स्वदेश न्यूज भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि जरूर समय निकालकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट रूपी आहुति दें। फिलहाल के लिए रणभूमि 2024 में इतना ही, लेकिन लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर महाकवरेज स्वदेश न्यूज पर जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।